नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो जिसमें हम हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर जो हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये खबरें आपके एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी हैं ही, साथ ही आपको देश और दुनिया में क्या चल रहा है इसकी भी जानकारी देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, और मैं हूँ प्रिंस। ठीक, हम लोग विजन करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और ये 16 मई का करंट अफेयर्स है। ठीक है, 16 मई का पार्ट 1 है। ठीक, चलिए तो पहला जो मुद्दा है हमारा वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट के बीच विधेयकों पर सहमति को लेकर सवाल जो है कुछ हुए हैं। तो हाल ही में हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी भेजी है जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 143, ठीक है, आर्टिकल अगर हम 143 की बात करेंगे, 143, ठीक है, तो इसके तहत राष्ट्रपति जी जो है को यह अधिकार है कि अगर उन्हें किसी कानूनी या जनता के महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह चाहिए तो वो उनसे पूछ सकते हैं। तो इस बार राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वो यानी राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल विधानसभाओं द्वारा पास किए गए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए कोई समय सीमा तय कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल किया है कि क्या आपके पास ये पावर है कि अगर हम जैसे विधानसभा या राज्यसभा या फिर लोकसभा से कोई विधेयक पास होता है तो उसको आप मतलब मंजूरी उसकी जो मिले उसके लिए क्या आप समय सीमा जो है तय करेंगे या आप रखेंगे, या ये पूरी जिम्मेवारी उन इंस्टीट्यूशंस की होती है। ठीक है, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो राज्यपाल की हो या राष्ट्रपति की हो। ठीक, अब ये सवाल क्यों उठा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल, ठीक है, ये तमिलनाडु के सीएम है, ठीक, मामले में कुछ समय सीमा तय की थी। ये समय सीमा क्या थी, ठीक है, वो भी जानते हैं। देखिए अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक, आर्टिकल, देखिए जो भी आर्टिकल मैं लिख रहा हूं ना आप समझ जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आप बातें याद रखिएगा। ठीक, तो आर्टिकल 200 के तहत राज्यपालों के लिए जब राज्य की विधानसभा कोई विधेयक भेजती है तो उस पर फैसला लेने की समय सीमा होती है। ठीक है, अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए उन विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा होती है जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा होता है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो है विधेयक बनता है वो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही बनता है। ठीक है, चाहे वो राज्य में बने या फिर सेंटर में बने। ठीक, अगर राज्य में बनता है तो राज्यपाल के पास पहले वो जाता है मंजूरी के लिए और वो उस राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसको अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कई अनुच्छेदों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर सकती है? ये सवाल है उनका। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सवाल है क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत मंत्री परिषद यानी राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये भी सवाल है उनका। आइए अब उन अनुच्छेदों को देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा समझते हैं जिन पर जो है ये पूरा मामला हुआ है। तो पहला अनुच्छेद जैसा कि मैंने बोला था 143 यानी कि 143वां अनुच्छेद, यह राष्ट्रपति को कानूनी और लोक महत्व के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने की परमिशन देता है। राष्ट्रपति को यह परमिशन देता है, पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकते हैं किसी भी मामले में। ठीक है, अनुच्छेद 200, ठीक, मैं बता रहा हूं, ठीक है, यह बताता है कि जब राज्य की विधानसभा कोई विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, जैसे कि विधेयक को मंजूरी देना, उसे रोक कर रखना या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अब अनुच्छेद 201 की भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो अनुच्छेद 201 क्या है? यह उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यह उन विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक रखा है। अब अनुच्छेद 361 भी आता है इस सीन में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक, अनुच्छेद आर्टिकल 361, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह होने से बचाता है। मतलब उनके आधिकारिक कार्यों के लिए उन्हें कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता।
अब आता है एक अनुच्छेद 142, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से न्याय करने के लिए जरूरी कोई भी आदेश या फैसला सुनाने की शक्ति देता है। इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वाले मामले में समय सीमा तय की थी। अब एक और अनुच्छेद है, वो है 145 ब्रैकेट में 3, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अगर संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा कानूनी सवाल हो या अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई हो तो कम से कम 5 जजों की बेंच, जिसे संविधान पीठ कहते हैं, का होना जरूरी है। अब एक और अनुच्छेद है, उसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 131, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट के कई शुरुआती, ठीक है, अधिकार से क्षेत्र से जुड़ा है, यानी कुछ खास तरह के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत, ठीक। तो दोस्तों ये पूरा मामला राष्ट्रपति जी और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों को लेकर था। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या राय देता है आगे, ठीक है। अगर कुछ आता है तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है हमारा रक्षा मंत्री का IAEA से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी का आग्रह। देखिए, अब बात करते हैं गंभीर मुद्दे की। हमारे रक्षा मंत्री ने हाल ही में, ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, ठीक, इन्होंने हाल ही में क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA कहते हैं उसको, ये उससे जो है एक आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये IAEA क्या है और इसकी भूमिका क्या है, चलिए जानते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, पहले मुख्यालय हेडक्वार्टर जो जान लेते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया, वेना, मतलब ऑस्ट्रिया के वेना शहर में, ठीक है, वेना जो है उसकी राजधानी है। उत्पत्ति कहाँ कब हुई, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के तहत एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1957 में बना था, ठीक है, 1957 में बना। अब इसका आदर्श वाक्य जान लेते हैं, इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है शांति और विकास के लिए परमाणु, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका मोटो है, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके सदस्य कितने देश हैं, इसमें 180 देश हैं इसके सदस्य, ठीक है, और खुशी की बात है कि भारत भी इसका सदस्य है। उत्तर कोरिया यह देश है जो 1974 में, ठीक है, 1974 में IAEA में शामिल हुआ था, लेकिन फिर 1994 में उसने सदस्यता छोड़ दी, ठीक। एक ऐसा देश है जिस नॉर्थ कोरिया, ठीक है, समझ गए। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका जनरल कॉन्फ्रेंस कब होता है, देखिए IAEA के सभी सदस्य देश हर साल वियना में मिलते हैं, ठीक है, हर साल मिलना होता है, तो जनरल कॉन्फ्रेंस होता है। अब सम्मान क्या मिलता है, ठीक है, ये सम्मान भी देती है, ठीक, अवार्ड भी देती है। देखिए, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए IAEA को 2005 में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो IAEA को ही पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, ठीक। कब मिला था, 2005 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब IAEA जो है और परमाणु अप्रसार संधि जो हुई थी NPT, इसके बीच कनेक्शन क्या है, हम इसको समझते हैं। तो IAEA खुद NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन यह इस संधि के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह जांचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NPT के तहत जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, उन्हें IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स एग्रीमेंट, CSA कहते हैं इसको शॉर्ट में, साइन करना होता है। इससे IAEA यह वेरीफाई कर पाता है कि वो देश सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही
परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार बनाने के लिए नहीं। अब थोड़ा एनपीटी के बारे में जान लेते हैं। देखिए एनपीटी जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका मकसद परमाणु हथियारों और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकना है। यह 1970 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1970 में लागू हुआ था और 1995 में इसे हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया। 1995 में कहा गया कि ये संधि जो है अब हमेशा रहेगी, अनंत काल तक। अब तक 191 देश, ठीक है, इस संधि में शामिल हो चुके हैं। इनमें वो 5 देश भी शामिल हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार वाले देश माना जाता है, जिसमें पहला नाम है चीन, फ्रांस दूसरा, तीसरा है रूस, यूनाइटेड है चौथा, यूनाइटेड किंगडम और 5वां है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इनको माना जाता है कि इनके पास क्या है? परमाणु हथियार है। आप देखेंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी यही 5 देश है। ठीक, भारत, इजराइल और पाकिस्तान, ठीक, ये 3 देश और हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को साइन नहीं किया है। ठीक, जबकि उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर हो गया था। उससे पहले उत्तर कोरिया ने साइन किया हुआ था, लेकिन उत्तर कोरिया ने क्या कहा कि हम इस ट्रीटी से, इस संधि से बाहर हो जाते हैं। ठीक, तो परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण संधियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पीटीबीटी कहते हैं इसको, ये 1963 में हुआ था। यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण को रोकने के लिए किया गया था। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे माना भी है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि दूसरा है कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी कहते हैं इसको, ये 1996 में किया गया था। सीटीबीटी हर तरह के परमाणु हथियार विस्फोटकों पर रोक लगाती है, चाहे उनका मकसद सैन्य हो या शांतिपूर्ण। ठीक है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW कहते हैं इसको, 2017 में इस संधि को लागू किया गया। इस संधि में किसी भी तरह की परमाणु हथियार गतिविधि में शामिल होने पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही गई है। भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक, अब जानते हैं कि आखिर IAEA की भूमिका को एक बार फिर से समझ लेते हैं, आखिर भूमिका है क्या। ठीक, यह परमाणु सहयोग के लिए दुनिया का एक मुख्य केंद्र है। यह सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने में मदद करता है। यह परमाणु सुरक्षा के मानक बनाता है और सुरक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए काम करता है। ये पूरा वेरीफाई करता है, ठीक है, कि देश कोई भी देश सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही परमाणु सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहा है। रक्षा मंत्री का पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी का आग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हमेशा से जो है इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत की बायो E3 नीति के तहत अंतरिक्ष में मानव जीवन की संधारणीयता का अध्ययन। ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो ये बहुत ही रोमांचक खबर है, ठीक है, और हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्तेजित करता है, मतलब उत्साहित करता है। देखिए, भारत अंतरिक्ष में मानव जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, और उसका योजना बना रहा है। इसके लिए हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने के लिए तैयार है। यह प्रयोग इसरो द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा, DBT के द्वारा। ठीक, तो इसरो और DBT मिलकर ये प्रयोग करेंगे। यह आगामी ISS मिशन एक्सियोम 4, ठीक है, एक्सियोम 4 का हिस्सा होगा। ठीक है, इस मिशन में 2 मुख्य प्रयोग शामिल होंगे। सूक्ष्म शैवाल प्रयोग पहला, इस प्रयोग में यह जांचा जाएगा कि अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी और विकिरण यानी रेडिएशन का खोने योग्य सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो एल्गी की वृद्धि पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें कि सूक्ष्म शैवाल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और लंबे अंतरिक्ष मिशनों में सुरक्षित और लगातार पोषण का एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं। ठीक,
समझ गए। इसका दूसरा क्या है प्रयोग, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया प्रयोग। इसके तहत यूरिया नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी में स्पाइरुलिना और साइनोकॉक्स जैसे साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि और उनमें होने वाले प्रोटीन संबंधी बदलावों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इन प्रयोगों का मुख्य उद्देश्य जो है वो रुपाइरुलिना को एक सुपर फूड के तौर पर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और विटामिन होते हैं। साथ ही यह भी देखना है कि यूरिया और नाइट्रेट वाले माहौल में साइनोबैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें बहुत अधिक पोषण होता है उन्हें सुपर फूड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बायो E3 की। ठीक है, इस नीति की, तो इस नीति का लक्ष्य है कि अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों को अपनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना है। साथ ही इसका उद्देश्य जैव विनिर्माण प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव लाने के लिए नए अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। अब इसका कार्यान्वयन क्या है, इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, DBT और इसरो दोनों मिलकर लागू कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष जैव प्रौद्योगिकी के रणनीतिक निहितार्थ क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, भारत अंतरिक्ष आधारित जीवन विज्ञान में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना चाहता है। इसके लिए वह उन्नत अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करेगा, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान पर ध्यान देगा, संधारणीय तकनीकों का विकास करेगा, अंतरिक्ष आधारित चिकित्सा में प्रगति करेगा। यह सब भारत की जैव प्रौद्योगिकी नेतृत्व यानी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी नेतृत्व की आकांक्षाओं पर आधारित है, जिसमें शामिल क्या है, ज्ञान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, नवाचार की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करना, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनना, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का भी लाभ उठा रहा है, जैसे कि नासा, एक्सियोम स्पेस और ESA के साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, साथ ही उद्योग जगत को भी अपना भागीदार बना रहा है। ठीक है, उनको भी बढ़ावा दे रहा है कि भागीदार बने। यह कदम अंतरिक्ष में मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशने में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थापना, ठीक है, और स्थान दिलाएगा। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है, चौथा मुद्दा है, ठीक, और ये है नेपाल में हिमालयी याला ग्लेशियर विलुप्त की कगार पर। ठीक, तो देख सकते हैं 1982 में क्या हाल था, फिर 1996 में कैसा था, और 2008, फिर 2009, 2022 और 2024 में फिर क्या हाल हो चुका है। ठीक, तो बहुत ही दुखद खबर है कि नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर, जो हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब मृत यानी विलुप्त प्राय होने की कगार पर पहुंच गया है। तो ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदायों ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है। 1970 के दशक से अब तक, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 1982 से, ठीक है, तो अब तक जो है ग्लेशियर वो 66% तक सिकुड़ गया है, 66% सिकुड़ गया है। ठीक, ऐसा माना जा रहा है कि यह नेपाल का पहला ग्लेशियर होगा जिसे आधिकारिक तौर पर मृत या विलुप्त घोषित किया जा सकता है। यहाँ आपको ग्लेशियर फ्यूनरल के बारे में भी जानना चाहिए। यह जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से विलुप्त होने पर आयोजित एक प्रतीकात्मक शोक समारोह है। दुनिया का पहला ग्लेशियर फ्यूनरल आइसलैंड के ओक जोकुल, बड़ा ही गजब नाम है, ओक जोकुल ग्लेशियर के लिए 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ग्लेशियर फ्यूनरल कहाँ हो रहा है, ठीक, ये हो रहा है आइसलैंड के ओक जोकुल ग्लेशियर में 2019 में हुआ था। ठीक है, तो कुछ अन्य प्रमुख ग्लेशियर जो मृत घोषित किए जा चुके हैं वो हैं फिजोल ग्लेशियर, स्विट्जरलैंड 2019 में इसको मृत घोषित किया गया। क्लार्क ग्लेशियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 में इसको मृत घोषित किया गया। आयोलोको ग्लेशियर मैक्सिको में है, 2021 में इसको मृत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ग्लेशियरों के विलुप्त होने के बुरे परिणामों की। तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, ग्लेशियरों के पिघलने से एल्बिडो प्रभाव यानी एल्बिडो इफेक्ट जो है वो कम होता है, जिससे पृथ्वी अधिक गर्मी को सोखती है जो कि सूर्य से आती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जो है वो पृथ्वी पे ही रह जाती है किरणें, तो इस वजह से उसको ज्यादा सोखती है। तो एल्बिडो प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है, उस सूरज की रोशनी को वापस परावर्तित करने की क्षमता होती है। जब बर्फ पिघलती है तो कम रोशनी परावर्तित हो पाती है और ज्यादा गर्मी जो है पृथ्वी में जमा हो जाती है, समा जाती है।
ठीक। समुद्री जल का स्तर जो है वो मतलब बढ़ने लगेगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल के कहाँ आएंगे, समुद्र में आएंगे। नेचर पत्रिका के अनुसार, नेचर पत्रिका ये कह रही है 2001 से अब तक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जल का स्तर जो है वो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज कर चुका है। इससे तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जल चक्र में व्यवधान, पृथ्वी का लगभग 3/4 ताजा पानी ग्लेशियरों में जमा है। इनके तेजी से पिघलने से नियमित जल आपूर्ति और जैव विविधता को खतरा पहुंच सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। हिम नदी झील के टूटने से आने वाली बाढ़ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको ग्लोफ कहते हैं, और हिमस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आया था, ठीक है, भूस्खलन आता रहता है उत्तराखंड में, और आगे देखेंगे तो हिमालय में हिमस्खलन आता है। ग्लेशियरों को बचाने के लिए वैश्विक और भारत स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो प्रयास है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है। हर साल याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, विश्व ग्लेशियर दिवस, ठीक, यानी वर्ल्ड ग्लेशियर डे। तो यूनेस्को ने अंतर सरकारी जल कार्यक्रम यानी इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम जो है IHP शुरू किया है। ठीक, इसके संरक्षण के लिए IUCN ने हिमालय एडेप्टेशन नेटवर्क लॉन्च किया है, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने लिविंग हिमालयाज इनिशिएटिव शुरू किया है। अब भारत का प्रयास क्या है वो भी जान लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम शुरू किया गया है भारत के द्वारा। नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर शुरू किया गया है भारत के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भी जो है ग्लेशियरों में बदलावों पर निगरानी रखता है, और ग्लोफ के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी, पर चेतावनी भी जारी करता है। ठीक है, तो हिमांश अनुसंधान केंद्र हिमालयी ग्लेशियरों की गतिविधियों और उनमें परिवर्तन का अध्ययन करता है। कौन करता है? हिमांश अनुसंधान केंद्र। आर्कटिक और अंटार्कटिका में कई मिशन शुरू किए गए हैं, जैसे कि 2014 का इंड आर्क, ठीक है, ये इंडिया के द्वारा किया गया है। याला ग्लेशियर का सिकुड़ना जलवायु परिवर्तन का एक और चिंताजनक उदाहरण है, और यह दिखाता है कि हमें ग्लेशियरों को बचाने के लिए और भी तेजी से काम करना चाहिए। ठीक है, और काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज, मैंने बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की है, भले मैंने तेज बोला है ताकि आपको समझ में आ जाए, बोरिंग ना लगे। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आसान भाषाओं में, आसान भाषा में। और इसको अगर आप लोग एक बार और सुन लेंगे तो आपको पूरा जो है बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली हैं उसको जरूर लिख लीजिएगा, कहीं नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आगे काम आए। ठीक, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अगले वीडियो के लिए बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।